हाँ तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हो, जैसे जर्नल के लास्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स सीखे थे। अकाउंट्स के 3 टाइप होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। उनके सब क्लासिफिकेशन भी देखे थे। अब इनमें से कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ। कई लोग को जब पहली बार अकाउंट्स पढ़ते हैं तो इन सारे वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स बताऊँगा, सबका मतलब पता चलेगा, तभी जाके हम आगे का क्वेश्चंस वगैरह बना पाएंगे। तो जैसे पर्सनल अकाउंट, उसके अंदर नेचुरल, इसमें सब पता ही है, जैसे किसी भी ज़िंदा इंसान का नाम वगैरह इसके अंदर आता है। आर्टिफिशियल, इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे बैंक, कंपनी, पार्टनरशिप, ये लास्ट क्लास में मैं डिफाइन किया था। मेन है रिप्रेजेंटेटिव के इतने सारे चीज़। रिप्रेजेंटेटिव के इतने सारे चीज़ों को समझने के लिए देखो, पहले इसका रिप्रेजेंटेटिव का मतलब समझो। रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है किसी का प्रतिनिधित्व करना। जैसे मान के चलो, मैंने किसी को कोई काम दिया और बोला भाई उस फलाना ऑफिस में जाना, ये वाला सामान देना मेरी तरफ से कुछ काम करके आना, ऐसा कुछ बोला। तो वो बंदा मेरे को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ गया था। जैसे सिंपल से बात करते हैं, जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री, उनको तो कई अलग अलग कंट्री से एक ही दिन बुलावा आता होगा, वो खुद जा नहीं सकते, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एम्बेसडर को, राजदूत को भेज दिया जाता है, प्रधानमंत्री की तरफ से आया है करके। वैसे ही किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है कोई अकाउंट, तो इसके अंदर जो 6 नाम लिखा हो ना, 6 किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्सन को। जैसे कैपिटल और ड्राइंग, इन दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ये दोनों एक्सपेंस है तो एक साथ पढ़ना चाहिए। एक्रूड एडवांस, इन दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। जैसे कैपिटल और ड्राइंग, मैं दूसरे पेज में बना रहा हूँ कुछ डायग्राम वगैरह, इसी के पीछे बनाता हूँ। मान के चलो ये हम लोग हैं, ठीक है, ये हमारा घर है। मेरा ड्राइंग सही नहीं है फिर भी, और मैंने एक बिज़नेस डाला है, दुकान, ये मेरा बिज़नेस है। जब भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, बिज़नेस में पैसे चाहिए होंगे, और पैसे कहाँ से आएंगे? हम अपनी पूंजी को उसमें लगाएंगे। मतलब जमा पूंजी को अगर जब बिज़नेस में लगाया जाता है, चाहे वो पैसा लगाए, चाहे वो कोई फर्नीचर उठा के लगा दूँ, चाहे कोई मशीन उठा के लगा दूँ, मतलब जब भी मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, नया बिज़नेस, तो घर से, खुद की प्रॉपर्टी से जो भी चीज़ लगाते हैं बिज़नेस में, चाहे वो कैश हो, कैपिटल हो, कैश हो, कोई फर्नीचर हो, कोई मशीन हो, पूरा बिल्डिंग और घर का हो, उन सब चीज़ को बोलेंगे कैपिटल। हिंदी में पूंजी बोलते हैं। मतलब एक ओनर अपने घर से लेकर जो भी चीज़ बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, लगाया है, उसी को बोलते हैं कैपिटल। अब ज़रा सोचो, सारे पैसे बिज़नेस में चले गए, घर में कुछ नहीं है, घर में राशन पानी खरीदना है, बिजली बिल चुकाना है, और भी छोटे मोटे खर्चे होते, वो सारे खर्चे के लिए पैसे वो तो बिज़नेस से ही निकाल के खर्च करेगा ना। एक नॉर्मल प्रोपराइटर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब भी बिज़नेस से घर के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ निकाला जाता है, चाहे वो कैश हो, कोई गुड्स हो, कुछ भी, तो उनको बोलते हैं ड्राइंग्स। हिंदी में बोलते हैं आहरण। इसको पूंजी, इसको आहरण। जब भी बिज़नेस में पैसा लगाते हैं उसको पूंजी बोलते हैं। जब भी बिज़नेस से पैसे वैसे कुछ निकाल लेते हैं तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। सिर्फ पैसे की बात नहीं, कुछ भी लगाओ, चाहे वो पैसा, फर्नीचर, मशीन, कुछ भी। उसी तरह पैसा, फर्नीचर, मशीन या कुछ गुड्स वगैरह कुछ भी निकाल लो, सबको बोलेंगे ड्राइंग्स। चलो ये तो हो गया। अब बिज़नेस, पैसे आ गए, अपन बाहर से सामान खरीदेंगे। मान के चलो कोई रोहन नाम का बंदा है, उससे अपन सामान खरीदे उधारी में। बोला भाई मैं सामान ले रहा हूँ उधारी में, 1 महीने बाद दूंगा। रोहन और एक सोहन, 2 जन से सामान खरीदे, ठीक है, उधारी में। तो हमें मतलब बिजनेस की तरफ से पैसे पे करने पड़ेंगे, चुकाने पड़ेंगे पैसे। तो ऐसे बंदे जो, जैसे रोहन सोहन से हमने माल खरीदा, उनको हम पैसे चुकाएंगे, तो रोहन सोहन बाद में 1 महीना जब बीतेगा तब पैसा मांगेगा ना। सिर्फ 1 महीने की बात नहीं, जो भी ड्यूरेशन बोला होगा। हमने किसी से सामान खरीदा, उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। जिनको पैसा हम चुकाएंगे उनको बोलते हैं क्रेडिटर। तो ये दोनों हमारे क्रेडिटर है, हिंदी में बोलते हैं लेनदार, ठीक है। हमने उधारी में खरीदा, हम चुकाएंगे। या फिर ऐसे सोचो, जो हमसे पैसा लेंगे, बाद में पैसा लेंगे, रोहन सोहन से माल खरीदे तो पैसा मांगेंगे ना वो लोग,
हमसे लेंगे पैसा उसको बोलेंगे लेनदार या क्रेडिटर। जैसे मान के चलो हम सामान खरीद लिए, अब मैंने कुछ लोगों को सामान बेचा, एक्स को बेचा, वाई को बेचा, जेड को बेचा, सब उधारी में बेचा, बहुत सारे लोगों को सामान बेचा। अगर इनको सामान बेचा हूँ तो पैसे बाद में मांगूंगा मैं उनसे, भाई पैसे दे, तो ये लोग पैसा हमें देंगे, तो हमें देने वाले देनदार कहलाते हैं, इंग्लिश में डेटर। कई लोग डेप्टर पढ़ते हैं, डेप्टर पढ़ना सही नहीं है, डेटर, बी साइलेंट रहता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में, हमने किसी से सामान खरीदे, पैसे देने पड़ेंगे तो वो हमारे क्रेडिटर। हमने किसी को माल बेचा, पैसे लेने पड़ेंगे, वो डेटर। जो पैसा हमसे लेगा वो क्रेडिटर, जो पैसा हमें देगा वो डेटर। ऐसे याद रखो, हमें देने वाले देनदार, जो हमें पैसा देगा वो देनदार, जो हमसे पैसा लेगा वो लेनदार। क्योंकि ये डेटर क्रेडिटर बाद में बड़ा कंफ्यूज करता है, इसीलिए पहले से समझना ज़रूरी है। अच्छा, कैपिटल ड्राइंग हो गया, डेटर क्रेडिटर। डेटर क्रेडिटर भी किसी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि मैंने इस चीज़ के अंदर लिखा नहीं था, मैंने और भी 4 चीज़ लिखे, इनका मतलब समझते हैं। मैंने लिखा है सबसे पहले आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंस को 2 हिस्से में बांट रहा हूँ। एक्सपेंस एक होता है आउटस्टैंडिंग और एक होता है प्रीपेड। और इनकम को भी अपन 2 पार्ट में बांट सकते हैं। इनकम एक होता है हमारा एक्रूड इनकम और एक होता है एडवांस इनकम। देखो सिंपल से लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसको ऐसा पढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसको ऐसा पढ़ते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम। पढ़ने का तरीका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो चुकाना बाकी है। जैसे मान के चलो हमारे शॉप में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको हर मंथ अपन सैलरी पे करते हैं, हमने उसको 2 महीने से सैलरी नहीं दिया है, तो ये तो हमारा खर्चा है सैलरी, लेकिन चुकाए नहीं है। ऐसा एक्सपेंस जो पे करना बाकी है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। मतलब वो खर्चा लग चुका है, ड्यू हो चुका है, लेकिन अपन ने पे नहीं किया है। उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस, कभी कभी खर्चा लगने से पहले, टाइम से पहले ही अपन पैसा चुका देते हैं, नाम से समझ सकते हो प्रीपेड। इसको हिंदी में, आउटस्टैंडिंग को हिंदी में बोलते हैं अदत्त, प्रीपेड को हिंदी में बोलते हैं पूर्वदत्त, पहले से चुका देना। आउटस्टैंडिंग का मतलब अदत्त, मतलब चुकाए नहीं है अब तक अपन। प्रीपेड का मतलब होता है पहले से चुका दिए, पूर्वदत्त। ठीक है, इन दोनों को फिर से डिफाइन कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान के चलो हमने किसी से कोई काम करवाया, सामने वाला कुछ पैसा मांग रहा है उस चीज़ का, कमीशन वगैरह कुछ मांग रहा है, हमने वो कमीशन अब तक पे नहीं किया है, तो वो कमीशन ऐसा एक्सपेंस है जो अपन को पे करना बाकी है। उसी तरह प्रीपेड, किसी से कोई काम करवाना है लेकिन सामने वाला बोला भाई काम का पैसा पहले दे दो, तो हमने पहले पैसे से चुका दिए, तो हमारी तरफ से पहले पे हो गया ना, प्रीपेड बोलेंगे उसको। ऐसा एक्सपेंस जो पहले से चुका दिए प्रीपेड कहा जाएगा। उसी तरह इनकम के 2 टाइप है, देख सकते हो, एडवांस और एक एक्रूड। एडवांस का मतलब होता है अप्राप्त, मिलना बाकी, और एडवांस का मतलब होता है पहले से मिल गया। एक्रूड मतलब मिलना बाकी, और ये वाला पहले से मिल गया। जैसे मान के चलो, फिर वही रेंट की बात करता, चलो हमारे पास एक शॉप है, उस शॉप को मैंने रेंट पे चढ़ा के रखा है, तो किराया मिलेगा वहाँ से। मान के चलो 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, किराएदार हमको पैसा नहीं दे रहा है रेंट का पैसा, तो ऐसा किराया जो मिलना बाकी है उसको बोलते हैं एक्रूड। सिर्फ रेंट की बात नहीं, कोई भी इनकम जो मिलना बाकी होता है, हम कमा चुके हैं, हमारा हक बन चुका है, वो ड्यू हो चुका है, लेकिन सामने वाले ने हमको पैसा अब तक दिया नहीं है, इसको बोलेंगे एक्रूड। और एडवांस का मतलब होता है ऐसा इनकम जो पहले से मिल गया। ज़रा सोच के देखो, मुझे किसी ने कोई काम दिया, बोला भैया आप हमारा ये काम कर दो, हम आपको कमीशन देंगे। मैंने उसका काम नहीं किया, मैंने बोला भाई पहले पैसे दे फिर मैं काम करूँगा, तो मैंने पहले पैसे ले लिए ना एडवांस के तौर पर, काम मैं बाद में करूँगा। ठीक है, इन चारों को उम्मीद है चारों समझ गए होंगे। इसको चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं अदत्त, मतलब देना बाकी। इसको बोलते हैं पूर्वदत्त, पहले से दे दिया। इसको बोलते हैं अप्राप्त, वैसे इसके और भी नाम है, अर्जित, उपार्जित ऐसे। इसको बोलते हैं अग्रिम प्राप्त या फिर पूर्व प्राप्त या अनुपार्जित भी कहते हैं। इंग्लिश में यही नाम याद रखो, काफ़ी है। ये चारों चीज़ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ये चारों चीज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंदर आते हैं।
आउटस्टैंडिंग उस बंदे को रिप्रेजेंट करता है जिसको अपन को खर्चा चुकाना है। प्रीपेड उस बंदे को रिप्रेजेंट करता है जिसको अपन पहले से पैसा दे चुके। एक्रूड उस बंदे को रिप्रेजेंट करता है जिससे अपन पैसा लेंगे। एडवांस उस बंदे को रिप्रेजेंट करता है जिससे अपन पहले से पैसा ले चुके हैं। तो ये चारों रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आएगा। ये चारों पर्सनल अकाउंट है। कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है सही विकल्प में कि यार ये सब कौन से अकाउंट का पार्ट है करके, तो याद रखना ये सब पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। डिटेल में पूछेगा तो बोलना ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। चलो कुछ और बात करते हैं। मैंने शायद कैश स्टॉक, हाँ स्टॉक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्टॉक अच्छा चीज़ है। देखो गुड्स या स्टॉक, जब अपन जर्नल लिखेंगे ना तो जर्नल में ना हम कभी भी गुड्स या स्टॉक वर्ड का यूज़ नहीं करते। हम चार चीज़ में से एक चीज़ का यूज़ करेंगे, या तो परचेस अकाउंट, या तो सेल अकाउंट, या तो परचेस रिटर्न अकाउंट, या तो सेल रिटर्न अकाउंट। हाँ मतलब कि ये गुड्स होते हैं चार टाइप के। गुड्स एक्चुअली चार टाइप के नहीं होते। गुड्स को अपन अकाउंटिंग पर्पस से चार पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक परचेस, परचेस का मतलब खरीदना। जब भी हम कहीं से बाहर से सामान खरीदते हैं तो सामान आया हमारे पास, लेकिन गुड्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे परचेस क्योंकि खरीद के लाए हैं। उसी तरह बेचे हैं तो सेल लिखेंगे, बेचने पर हमसे गुड्स ही चाह रहा है, लेकिन गुड्स वर्ड का यूज़ नहीं करना है, सेल वर्ड का यूज़ करना है। उसी तरह जो सामान अपन खरीदे थे उसको अपन वापस कर रहे, खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे, इसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। इसमें भी गुड्स नहीं लिखना है, परचेस रिटर्न वर्ड का यूज़ करना है। वैसे परचेस रिटर्न का और एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड। वैसे इसको हिंदी में ना क्रय वापसी कहते हैं, या फिर रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाह्य वापसी, क्रय वापसी या फिर बाह्य वापसी। उसी तरह सेल रिटर्न मतलब जो सामान हम कस्टमर लोग को बेचे थे वो सामान वापस आया, इसको बोलते हैं सेल रिटर्न। सेल रिटर्न या फिर इसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, हिंदी में विक्रय वापसी। ये वाला क्रय, ये वाला विक्रय, ये क्रय वापसी और ये विक्रय वापसी। कभी भी गुड्स वर्ड का यूज़ नहीं करते, गुड्स की जगह इन चारों में से एक वर्ड का यूज़ करना है। चलो कुछ और देख लेते हैं। जैसे यहाँ तो अधिकतर चीज़ मालूम है, एक बैड डेप्ट और एक डेप्रिसिएशन को समझाने वाला हूँ। देखो बैड डेप्ट का मतलब होता है जैसे ये डेटर थे, फिर से वही चीज़, हमारे दुकान से हमने सामान बेचा एक्स को, वाई को, जेड को उधारी में बेचे तो डेटर बन गए ये लोग। डेटर से हम पैसा मांग रहे, वो पैसा नहीं दे रहे। भाई उधारी में बेचे, पैसा मांगेंगे, हमारा हक है। हम पैसा मांग रहे बार बार, एक साल बीत गया अब तक पैसा नहीं मिला, तो अब हमें यकीन हो गया कि अब पैसा नहीं मिलेगा, तो उनसे जो पैसा मिलने वाला था मान के चलना कि वो पैसा डूब गया, इसे बोलते हैं बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का सिंपल मीनिंग होता है पैसा डूब जाना। अब डूबने का मतलब है हमने किसी को उधारी में सामान बेचा, सामने वाला पैसा वापस नहीं किया, मतलब हमारा पैसा डूब गया, यानी हमारा बैड डेप्ट हो गया। ये बैड डेप्ट एक तरह का लॉस होता है और बैड डेप्ट डेटर से होता है, याद रखना, ठीक है। बैड डेप्ट के अलावा एक डेप्रिसिएशन चीज़ था, देख सकते हो, एक बैड डेप्ट था, एक डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के बारे में बात करते हैं। डेप्रिसिएशन एक ऐसा चीज़ होता है जो कि एक्सपेंस माना जाता है। कई लोग इसको लॉस ट्रीट करते हैं, कई लोग एक्सपेंस बाद में सोचेंगे। देखो मान के चलो हमारे पास एक मशीन था, मैं यहाँ बीच में कहीं बना रहा हूँ, मशीन था हमारे पास 10,000 का। पहले साल मशीन को यूज़ किया, 10% का डेप्रिसिएशन लगाए, मतलब उसका वैल्यू कुछ तो कम हुआ होगा। जब भी किसी चीज़ का यूज़ करते हैं उसका मूल्य धीरे धीरे कम होते जाता है। एक साल यूज़ किया उसका मूल्य 9,000, मान के चलो एक साल और यूज़ किए 1,000, उसका वैल्यू और कम हो गया 8,000। एक साल और यूज़ किया उसका वैल्यू और 1,000 कम हो गया 7,000। ये जो कम होते जा रहा है वैल्यू, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब भी कोई संपत्ति खरीदते हैं, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग, कोई भी, उसमें धीरे धीरे उसका वैल्यू कर गिरते जाता है, तो वैल्यू गिरने को ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है, जो कि एक एक्सपेंस मानते हैं हम लोग। उम्मीद है दोस्तों कुछ कुछ समझ आया होगा। वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ट्रीटमेंट वगैरह बताऊंगा। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो।